हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के साथ हम आर डी शर्मा क्लास 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम चैप्टर 5 का 5.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक, बेसिकली हमको 5.1 में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है एंड लास्ट में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। ठीक, तो देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं और मज़ा आएगा वीडियो में। ठीक, तो पेन और पेज उठा लीजिए और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, जनरल केस लेते हैं, कुछ डाटा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि राम हैज 2 पेन्स, ऐसे लिखते हैं, राम हैज 2 पेन्स एंड 4 बुक्स। हमको एक डाटा दिया हुआ है। ठीक, इसी तरह से एक और डाटा दिया हुआ है, श्याम हैज 6 पेन्स एंड 6 बुक्स। अनदर डाटा हमको दिया हुआ है। अगेन मान लीजिए थर्ड डाटा हमको दिया रहा है कि मोहन हैज 8 पेन्स एंड 9 बुक्स। ठीक, हमको एक डाटा दिया रहा है। हम यहाँ पे मैट्रिक्स का बेसिक देख रहे हैं, पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, चलिए, हमको 3 डाटा दिया हुआ है, तो हम आपसे पूछें कि इन तीनों डाटा को ऐसा लिखो जिससे कि हमको पूरा इन्फॉर्मेशन भी पता चल जाए और इससे शॉर्ट हो जाए। तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए हमको पता है कि होता है टेबुलर मेथड, उसको बोलते हैं टेबुलर मेथड। टेबुलर फॉर्म या टेबुलर मेथड होता है। ठीक, उसमें क्या करते हैं कि जो हमको डाटा दिया हुआ है ना, सबको एक टेबल में लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे हो गया और यहाँ पे ऐसे हो गया और यहाँ पे ऐसे हो गया और यहाँ पे ऐसे हो गया। ठीक, और यहाँ पे ले लेते हैं राम और यहाँ पे हो जाएगा श्याम, यहाँ पे हो जाएगा आपका श्याम एंड थर्ड में हो जाएगा आपका मोहन। ठीक, मोहन। तो और यहाँ पे ले लेते हैं पेन्स एंड यहाँ पे ले लेते हैं बुक्स। चलिए, तो राम के पास कितना पेन है? 2 पेन्स है और 4 बुक्स है। श्याम के पास कितना पेन है? 6 पेन्स है एंड 6 बुक है। मोहन के पास कितना पेन है? 8 पेन्स है और 9 बुक्स है। ठीक, अब देखिए, इसको, इस वाले को देखिए और इस वाले को देखिए, तीनों इन्फॉर्मेशन आ जा रहा है कि नहीं? तीनों इन्फॉर्मेशन भी आ जा रहा है और इससे शॉर्ट भी हो जा रहा है। यानी कि अगर हमको ऐसा 100 या 200 करके इन्फॉर्मेशन दिया रहे हैं, उसको हमको शॉर्ट में लिखना हो और सारा जो इन्फॉर्मेशन है सारा कवर हो जाए, उसके लिए टेबुलर फॉर्म बेस्ट है कि नहीं? है ना, बेस्ट। अब देखते हैं, अब मान लेते हैं कि एक पेन का हमको प्राइस दिया हुआ है, एक पेन का हमको मान लीजिए कि यहाँ पे प्राइस दिया रहा है 5 रुपीज़। ठीक, एंड एक बुक का हमको प्राइस दिया रहा है, बुक का हमको मान लीजिए कि प्राइस दिया रहा है 10 रुपीज़। अब हमसे पूछे कि टोटल पेन्स का हमको प्राइस बताओ और टोटल बुक का हमको प्राइस बताओ कितना होगा। तो अब क्या कीजिएगा, इसी डाटा का यूज कीजिएगा ना, इसी का आप यूज कीजिएगा और बुक्स के लिए इसका यूज कीजिएगा। अब इससे कोई मतलब नहीं है ना, राम श्याम मोहन, इससे कोई मतलब नहीं है। मीन्स हमको यहाँ पे नंबर्स का यूज है, इस नंबर्स का हमको यूज है यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इससे शॉर्ट फॉर्म हम क्या लाएं कि हमारा ये नंबर यूज में आ जाए और इसका अगर जो जरूरत पड़े तो यूज भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको आता है मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड, METHOD, मैट्रिक मेथड। ठीक, इसमें क्या होता है कि हम इन नंबर को एक रेक्टेंगुलर एरे में लिखते हैं, मतलब रेक्टेंगल के अंदर लिखते हैं। कैसे? मान लीजिए यहाँ पे 2 है, फिर 6 है, फिर 8 है, यहाँ पे 4 है, फिर 6 है, फिर 9 है। ठीक, यानी कि जो नंबर दिया हुआ है उसको रेक्टेंगल में लिखते हैं, रेक्टेंगल के अंदर में लिख लेते हैं। तो इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक, मैट्रिक्स फॉर्म। अब कहीं कहीं लिखा रहता है रेक्टेंगुलर एरे भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो एरे का मतलब क्या होता है कि इसका ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। मतलब अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ऐसे 2 4 लिखना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं कि यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे 9 लिख दिया, नहीं,
यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 लेना पड़ेगा। इसका ऑर्डर मेंटेन रखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ वैसे ही मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक। चलिए, कहीं कहीं पे मैट्रिक्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको देखने को मिलेगा ऐसे, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसको भी हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म ऐसा लिखा है तो उसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में बोलेंगे, ठीक। और एक और तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को, उसको भी देखते हैं। बोर्ड में आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे और आपका ऐसे, मतलब वर्टिकली 2 लाइन ले लीजिए इधर और इधर 2 लाइन लीजिए, इसको भी हम मैट्रिक्स फॉर्म ही बोलते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म। तो तीनों रिप्रेजेंटेशन है, एक ऐसे है, एक ऐसे, एक ऐसे, तीनों को याद रखिएगा, तीनों को याद रखिएगा, ठीक। अब बात करते हैं इसमें रो और कॉलम की। रो और कॉलम क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए थे, इसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या था मेरा 2 एंड 4, 2 4 6 6 8 एंड 9, ठीक, यही था ना। इसको हम रेक्टेंगल में ले लें, ठीक, इतना हो गया। अब ई वाला जो रो है इसको बोलते हैं रो, इसको जो बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टली लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन समझ में आता है ना, ऐसे हो, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो ऐसे रहे इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक। एक सेकंड, इसको हटा देते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। चलिए, हॉरिजॉन्टली मतलब कि ऐसे रहे, ऐसे, इसको बोलते हैं रो, इसको यहाँ पे R1 बोल देंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, और इसको बोल देंगे R2 और इसको बोल देंगे R3। मीन्स रो 1 है ये, रो 2 है आपका, और यहाँ पे रो 3 है, ठीक। और इसको देखिए, ये जो आपका हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दिया हुआ है इसको बोलते हैं कॉलम 1 और इसको बोलते हैं कॉलम 2, ये हो जाता है कॉलम 1 और ये हो जाता है कॉलम 2, ठीक। चलिए, यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे डिफिनीशन लिखना है क्या मैट्रिक्स का, डिफिनीशन क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया, फिर भी लिख लेते हैं डिफिनीशन, अच्छा रहेगा। चेंज कर लेते हैं कलर इसका, डिफिनीशन लिख लेते हैं, ठीक। चलिए, द सेट ऑफ नंबर्स मेरा रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, यहाँ पे ध्यान देना है, रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। द सेट ऑफ नंबर्स which can be arranged, which is arranged in the form of rectangular array, in the form of rectangular array। एरे का मतलब समझ आया ना कि ऑर्डरली होना चाहिए, मेंटेन, इसका ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए, ठीक। रेक्टेंगुलर एरे इज नोन एज मैट्रिक्स, ठीक। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए इसको ऐसे लिखा गया है साइन थीटा, यहाँ पे मान लीजिए लिखा गया है कॉस थीटा, यहाँ पे मान लीजिए लिखा गया है माइनस ऑफ कॉस थीटा, और यहाँ पे लिया गया है माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक। तो इसको भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन है थीटा के रूप में, फंक्शन भी हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी आपका मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक। और इसमें रो क्या होगा, तो रो देखिए ये हो जाएगा रो 1, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ऐसे, ये हो जाएगा आपका रो 1 और ये हो जाएगा आपका रो 2, मीन्स यहाँ पे इसको बोल देंगे रो 2। और जो वर्टिकल लाइन है मीन्स ई वाला जो लाइन है, ई वाला, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे C1, और यहाँ पे आपका जो ई वर्टिकल लाइन है इसको बोलेंगे C2, ठीक। चलिए, अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये भी आसान है, देखिए क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, मान लेते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स
विच हैज m रोज, हो सकता है ना, एंड n कॉलम्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसे मान लीजिए यहाँ पे R1 हो गया, R2 होगा, वैसे करके आपका मान लेते हैं कि m रो इधर होगा और इधर मान लेते हैं कि n कॉलम्स होगा। हो सकता है इधर n कॉलम C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा यहाँ पे, और C3 C4 करके आपका n टाइम्स चला जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि m हम ले लिए और n क्यों ले लिए। ठीक, चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें कि m रोज है और n कॉलम्स है। ठीक, तो ऑर्डर डिफाइन ऐसे होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स A which is equal to नंबर ऑफ रोज, इसको बोलते हैं क्रॉस या इनटू भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, यानी कि यहाँ पे अगर m रो है तो m, और इसको बोलते हैं क्रॉस और इसको बोलते हैं m। इसको एक और तरीके से बोलते हैं m बाई n भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इसका ऑर्डर आपका हो जाएगा m बाई n। इसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल देते हैं आपको, एक मैट्रिक्स देते हैं 2 और यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2। अब हम आपसे पूछे कि इसका बताओ ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, रो, नंबर ऑफ रो, यानी कि रो देखना पड़ेगा। तो रो देखिए इसमें कौन कौन सा होगा, देखते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा, और ये आपका R2 हो जाएगा, और ये आपका R3 हो जाएगा। मीन्स मेरे पास रो कितना हो गया, नंबर ऑफ रो, बेसिक क्वेश्चन है सब, नंबर ऑफ रो 3 हो गया ना। अब नंबर ऑफ कॉलम देखते हैं, ये क्या है, C1 है, और ये आपका C2 है, और ये आपका C3 है। मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 3, दोनों 3 हो गया ना। चलिए अब हमको निकालना है क्या, हमको चाहिए ऑर्डर। तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर, इसलिए ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स विच इज 3, और इस यहाँ पे बाई 3, इसको 3 क्रॉस 3 बोलते हैं, 3 बाई 3 भी बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ऑर्डर इसका 3 बाई 3 का हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। तो मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में हमको दिया गया है कि इतना रो है, m रो है और n कॉलम है, तो उसमें कितना एलिमेंट होगा। इसे मान लीजिए यहाँ पर था, यहाँ पे कितना था एलिमेंट, 1 2 3, यानी कि अगर 3 रो है और 3 कॉलम है तो एलिमेंट देखिए 3 3 3, यानी कि 9 हो गया ना। मीन्स 3 × 3। एक और बात यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जैसे देख लीजिए, यहाँ पे कितना है, रो 2 है ना, और कॉलम कितना है, 2 है। अब एलिमेंट देखिए 1 2 3 4, यानी कि 4 है, यानी कि 2 × 2 है। ठीक, एलिमेंट को हम एंट्रीज भी बोलते हैं, तो कहीं कहीं पे एंट्रीज क्वेश्चन में दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू बी नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, अगर मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका m रो है और n कॉलम है, तो उसमें कितना एलिमेंट होगा, mn हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ अगर ऑर्डर हमसे पूछता तो ऑर्डर का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। इसको ऐसे नहीं लिख देना है कि 3 × 3 बराबर इक्वल टू 9, नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको 3 बाई 3 बोलेंगे। लेकिन अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे तो वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, इसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम लेते हैं, इसी क्वेश्चन को लेते हैं, ऊपर वाला ही लेते हैं क्वेश्चन। ठीक, एग्जाम्पल, मेरे पास एक मैट्रिक्स A है, उसका एलिमेंट इस तरह से दिया गया है, ऊपर वाला ही ले रहा है एग्जाम्पल, 2 1 -1 3 एंड 4 एंड 0 0 0 2। ठीक, तो इसमें हमको पूछ रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब बेसिक क्वेश्चन है एलिमेंट्स। तो कितना हो जाएगा इसमें एलिमेंट्स, देखिए ना, हमको रो चाहिए सबसे पहले, तो रो कितना है, 3 है, 1 R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, R3, और कॉलम कितना है, C1 C2 C3। मीन्स रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज इक्वल टू 3 × 3 = 9। मीन्स हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई ही कर देना है, यहाँ पे ऐसा नहीं लिख देंगे कि 3 × 3 या 3 बाई 3 एलिमेंट होगा, नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, चलिए अब एक और कंसेप्ट देखते हैं इसमें,
वो भी आसान है। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट दिया गया है ना, उसका पोजीशन क्या होगा, या इंट्रोडक्शन टू एलिमेंट, ऐसे हेडिंग डाल लीजिए। इसके नोट्स भी आप बना सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्स, जिसको इंट्रीज भी बोलते हैं, इंट्रीज भी दिया रहा है क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट, इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें हमको एलिमेंट्स दिया गया है 2 0 -1 एंड इसमें 2 2 यहाँ पे 0 पे 1 2 एंड 9, ऐसे मैट्रिक्स है। कोई भी मैट्रिक्स एक ले लेते हैं, क्या रहता है, ऐसे दिया गया, ठीक। चलिए हमको पोजीशन, इस जो यहाँ पे जो दिया गया है हमको एलिमेंट, इसका हमको पोजीशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका रो देखेंगे कि किस रो में है, और उसके बाद से देखेंगे किस कॉलम में है। जैसे मान लीजिए इसका हमको देखना है, तो सबसे पहले रो देखिएगा, तो ये R1 हो जाएगा और यहाँ पे C1 हो जाएगा। मीन्स इसका पोजीशन क्या होगा, 1 और 1, यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं A1 1 A1 1, यानी कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट whose row is 1 and whose column is 1, ये रिप्रेजेंट करता है ऑलवेज, लिख देते हैं यहाँ पे, ऑलवेज रिप्रेजेंट रोज, रो, ठीक। और यहाँ पे E1 आपको रिप्रेजेंट करेगा ऑलवेज रिप्रेजेंट कॉलम, ऑलवेज रिप्रेजेंट कॉलम। अगर हमको ए समथिंग ए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको दिया रहा है A33, इसका मतलब क्या होगा कि जो इसका पोजीशन होगा उसमें थर्ड रो होगा और थर्ड कॉलम होगा, यानी कि थर्ड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ई वाला हो गया थर्ड रो, और थर्ड कॉलम मीन्स दिस, यानी कि 9, E9 हो जाएगा ना, A33। अगर मान लीजिए इसका हमको देखना हो, या हाँ इसका देखना हो, एक सेकंड कलर इसका चेंज करते हैं, इसका देखना हो तो क्या करेंगे हम कि A और रो देखेंगे, रो सबसे पहले देखेंगे तो R2 ही है और C2 ही है, मीन्स सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे 2 2 हो जाएगा, A2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। समझ लीजिए इसको हमको देखना हो, सबसे पहले A लिखेंगे, A क्यों लिखते हैं ये भी अभी बता रहे हैं, और इसका पोजीशन देखेंगे तो सेकेंड रो हो जाएगा और फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, मीन्स सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम A2 1, ठीक। अब बात करते हैं कि इसको A ही क्यों लिखते हैं, ठीक। तो उसके लिए याद कीजिए सेट, ये भी एक सेट ही होता है ना, द सेट ऑफ नंबर्स विच कैन बी अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर एरे, तो ये भी एक प्रकार का सेट ही है। तो याद कीजिए डिफिनीशन ऑफ सेट, उसमें क्या होता था कि सेट को हम ऑलवेज कैपिटल लेटर से लिखते थे, तो यहाँ भी मैट्रिक्स को ऑलवेज हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, सी कैपिटल लेटर से लिखते थे सेट में। और सेट जो हमारा उस लेटर के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता था, इस मान लीजिए सेट ए है, तो उसमें जो एलिमेंट होता था उसको हम क्या लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना, A1 A2 A3, A1 A2 A3 A4, ऐसे लिखते थे एंड सो ऑन। ये नहीं कि यहाँ पे अगर A है तो यहाँ पे B1 B2 B3 ले लिए, ऐसा नहीं ले सकते क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे A है तो A1 A2 A3 ले लिए, इसका स्मॉल ही ले लिए, और मान लीजिए अगर मेरा रहता B सेट तो इसमें B1 B2 B3 ले लिए, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको हम A क्यों ले रहे हैं, ये हमें यहाँ मान लीजिए इसका हमको इसका इंट्रोडक्शन चाहिए तो कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना इस एलिमेंट का, इसलिए हम नाम दे दिए A, और जो कि फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, ठीक। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता है। चलिए अगर मान लीजिए हमको इसका पूछता, इसका 0 का, तो क्या करते A और उसका रो देखते, तो रो कौन सा होगा, सेकेंड रो होगा ना, सेकेंड रो, और इसका कॉलम देखते हैं, यानी कि थर्ड कॉलम सॉरी, तो A सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सिंपल है। चलिए अब बात करते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की, कि कोई भी मैट्रिक्स ले, जैसे सेट में नहीं होता था यूनिवर्सल सेट, कि जितना भी हम सेट ले रहे हैं सबका एक मतलब बाप मान लीजिए, या सबका एक बड़ा सेट वैसा ले लें, हम इसका भी मैट्रिक्स से एक एक्सटेंडेड फॉर्म लेंगे, जिसमें कि सारा हमारा मैट्रिक्स, सारा जो मैट्रिक्स होगा इसी से बनेगा, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। आसान है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। चलिए मान लेते हैं मैट्रिक्स ए है, तो एक्सटेंडेड फॉर्म हम देख रहे हैं, और मैट्रिक्स ए का मेरा लेट यहाँ पे लिख देते हैं, लेट ए बी ए मैट्रिक्स, ए बी ए मैट्रिक्स whose rows equal to m and column
इक्वल टू n, इसमें रो m हो और कॉलम n हो, ठीक। तो फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलेंगे, A11 बोलेंगे, और यहाँ पे जो सेकेंड पोजीशन पे होगा तो A फर्स्ट ही रो है, और लेकिन कॉलम आपका देखिए ना C1 हो गया, C2 हो गया, 2 हो जाएगा, एंड थर्ड में आपका A13 हो जाएगा, एंड ऐसे ही चलता जाएगा A फर्स्ट रो और n कॉलम, ठीक। ऐसे लिख देंगे, इजी है, एक बार सोचिए ना इसको। इसे मान लीजिए इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ए रो किस कौन सा होगा, सेकंड रो हो जाएगा, एंड कॉलम आपका फर्स्ट ही रहेगा, और इसको ए सेकंड रो सेकंड कॉलम, और यहाँ पे ए सेकंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ए सेकंड रो एन कॉलम हो जाएगा। इसे मान लीजिए ऐसे नीचे हम बढ़ते चले गए, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो ऐसे बढ़ता चला जाएगा, और लास्ट में आपका हो जाएगा एम रो और आपका फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे ए ऐसे बढ़ते चले जाइएगा तो ए एम रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे बढ़ते चले जाइएगा तो ए एम रो थर्ड कॉलम, ठीक। और इधर से बढ़ते चले जाइएगा तो ए एम रोज एंड एन कॉलम। ये होता है मेरा एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। इसको एक और तरीके से लिखते हैं, कम्पैक्ट फॉर्म उसको बोलते हैं, कम्पैक्ट फॉर्म। एक सेकंड, हाँ, कम्पैक्ट फॉर्म, उसमें क्या होता है ना, इसी को शॉर्ट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ऐसे लिख रहे हैं तो समझिए इसको, ए इसको ऐसे लिख रहे हैं ए आई जे, यहाँ पे ले रहे हैं एम, यहाँ पे ले रहे हैं एन, ठीक। यानी इसका मतलब कि हम एम और एन चेंज करते जाएं तो इसका सारा एलिमेंट हमको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हम एम रखते हैं वन रखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आई और जे को हम डिफाइन कर देते हैं। आई का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा और एन से छोटा होगा, एंड जे का वैल्यू भी हमेशा 1 से बड़ा होगा एंड यहाँ पे एन से छोटा होगा, ठीक। आई और जे ऐसे डिफाइन है। चलिए अब आई और जे का वैल्यू यहाँ से रखिए, तो जैसे मान लीजिए I2 हो जाए और Z2 हो जाए तो A22 नहीं आ जाएगा, यानी कि इस फॉर्म से हमको मैट्रिक्स एक्सटेंडेड है, जो एक्सटेंडेड दिया रहे तो ये आसानी से मिल जाएगा अगर हम चेंज करते जाएं एम और एन को, ठीक। चलिए देखते हैं, एक और देखते हैं, इसको ऐसे लिखिए या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ए आई जे, यहाँ पे एम और एन नहीं लिए तो कोई दिक्कत नहीं हो, एम और एन लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे ए आई जे क्या रिप्रेजेंट करता है, ये तो हम पीछे देख चुके हैं ना। जैसे मान लीजिए इसमें हमको देखना है ए आई जे, तो आई रिप्रेजेंट करता है क्या, ए रिप्रेजेंट करता है रो, एंड जे क्या रिप्रेजेंट करता है कॉलम। कॉलम मीन्स अगर हमको दिया रहे कहीं पे 8 2 3, इसका मतलब कि इसका पोजीशन होगा आपका सेकेंड रो में और थर्ड कॉलम में, ठीक, सेकेंड रो में और थर्ड कॉलम में। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, आइए क्वेश्चन खेलें। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि आसान है। इसे मान लीजिए हमारे पास दिया रहे ऐसे, ए मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स, देन पूछ रहे व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो हमको ऑर्डर निकालना है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, ठीक। चलिए देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट है बट इजी है। यहाँ पे बोल रहा है ना कि 5 एलिमेंट है, मतलब हमको दे दिया गया है कि मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट है, ठीक। चलिए देखते हैं, हम अभी पढ़े हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक। तो मान लेते हैं कि उस मैट्रिक्स में लेट द मैट्रिक्स हैव m रोज एंड n कॉलम्स, मान लेते हैं कि m रो और n कॉलम होगा, ठीक। तो यहाँ से हम नहीं बोल सकते 5 पीसेज इक्वल टू बी m इंटू n, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, तो वहीं तो लिख दिए हैं, ठीक। यानी कि हमको दिया गया है यहाँ पे 2 नंबर m और n का मल्टीप्लाई करके हमको 5 आता है, तो m और n हमको निकालना है क्या होगा। तो यहाँ से अगर m और n पता चल जाए तो उसका ऑर्डर हम नहीं निकाल सकते हैं। ऑर्डर में क्या होता है m बाई n, यानी कि हमको m चाहिए और n चाहिए। देखिए कैसे कैसे हुआ, एक तो ऐसे आप सोच सकते हैं कि 1 कर दे एंड 5 कर दे, आप एक ऐसे भी सोच सकते हैं 5 कर दे और 1 कर दे, ऐसे भी आप सोच सकते हैं, ठीक। लेकिन हम बोल रहे हैं कि
इसका क्या कीजिए, सबसे पहले फैक्टर निकालिए, फैक्टर निकालिए। जैसे मान लीजिए 5 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 5 यही होगा ना। अब इसमें से 2 को पकड़िए, फैक्टर कोई भी हमको दिया रहा है, कितना ही समझ, हमको 10 एलिमेंट दिया रहा है या 12 एलिमेंट दिया रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले उसका फैक्टर निकालना है और 2 फैक्टर को हमको पकड़ना है और उस फैक्टर से हमको मल्टीप्लाई करके देखना है कि ये वाला आ रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हमको दिया रहता 8 या 12 दिया रहता है, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं 12। इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 2 एंड 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, ठीक। इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। चलिए अब हमको इसमें से 2 एलिमेंट देखना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 12 हो जाए, यानी कि आपका 6 2 या 2 6 भी ले सकते हैं, 3 4 या 4 3 भी ले सकते हैं, ठीक। 1 12 या 12 1 भी ले सकते हैं। तो बेसिकली हमको फैक्टर निकालना है, उसके बाद से 2 एलिमेंट को पकड़ के देखना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए 5 का क्या हो जाएगा, 1 और 5 हो जाएगा। तो इसका यानी कि एक हम m1 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं n, और यहाँ पे m 5 ले सकते हैं और n यहाँ पे 1 ले सकते हैं, ठीक। यानी कि हमको अगर ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर क्या हो सकता है, 1/5 हो सकता है और एक 5/1 हो सकता है, यही ऑर्डर होगा ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा 5.1 एक्सरसाइज में, तो करना है और नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन हम देखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल, एक और लेते हैं एग्जाम्पल, आसान क्वेश्चन लेते हैं। इसे मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स या हमसे पूछ रहा है कि कंस्ट्रक्ट और 2x2 मैट्रिक्स A which is equal to Aij and whose elements Aij are given by, फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं ना पेन टैबलेट, थोड़ी दिक्कत हो रहा है लिखने में, बट समझ में आनी चाहिए, जो बोल रहे हैं वो समझ में आनी चाहिए, ठीक। देखिए क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट रिलेशन दिया हुआ हमको, कैसे, Aij which is equal to be I minus 2j to the whole square divided by 2। ये बोर्ड का आया हुआ है, CBSE का क्वेश्चन आया हुआ है, इसी को देखते हैं। मीन्स हमको वैसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 2 रो हो और 2 कॉलम हो, यानी कि मान लेते हैं कि मेरे पास, और यहाँ पे दे भी दिया है ना कि ए ऐसा है, मान लेते हैं ए बराबर वैसा मैट्रिक्स होगा जिसमें 2 रो हो, यानी कि R1 हो और यहाँ से ही R2 हो, ठीक। चलिए और कॉलम भी 2 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे C1 हो, एक सेकेंड, यहाँ पे मेरा खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके उसके बाद से आंसर देख सकते हैं। ये C1 होगा और C2 होगा, ठीक। तो ये जो एलिमेंट होगा इसका पोजीशन क्या होगा, A11 नहीं होगा, और इसका पोजीशन है आपका A1 यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, और ये जो एलिमेंट है इसका पोजीशन निकालना है तो A सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और इसका पोजीशन A सेकंड रो सेकंड कॉलम, इजी है, ठीक। चलिए हमको पता चल गया कि मैट्रिक्स A का फॉर्म यही होगा, ठीक। अब बात करते हैं जो रिलेशन दिया गया है उस पर, Aij which is equal to be I minus 2j to the whole square divided by 2। मीन्स I और j जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे यहाँ भी मेरा ई रिलेशन से चेंज हो रहा है, वैल्यू इस रिलेशन से चेंज हो रहा है। चलिए अब यहाँ से एक और बात, अगर m2 है तो I का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 लेस देन इक्वल टू I लेस देन इक्वल टू 2 होगा, और n भी 2 है तो j का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 लेस देन इक्वल टू j और लेस देन इक्वल टू 2। अब इसी का बारी बारी से यूज करके A11 निकाल देंगे, यानी कि A11 हमको करना हो तो I1 और J1, इसका मतलब I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 1, ठीक। मीन्स यहाँ पे 1 रख दीजिए, 1 माइनस 2 इंटू 1 टू द होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसका वैल्यू निकालते हैं, 1 माइनस 2 इंटू 1 यानी कि आपका ये हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1/2, ठीक। चलिए A12 निकालते हैं, A12 का मतलब I1 यहाँ पर हम लिख देते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और J2 हो गया, ठीक। तो डिफिनीशन से देखते हैं हमको क्या दिया गया है, I माइनस 2j, तो I कितना था 1 माइनस 2 इंटू J कितना था 2 डिवाइड बाई यहाँ पे 2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक। चलिए देखते हैं इसको रेशनलाइज करते हैं, 1 माइनस 4 माइनस 3, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, मीन्स 9/2, ठीक। वैसे ही निकालते हैं बारी बारी से, A21 भी निकालते हैं। देखिए A21 क्या हो जाएगा, 2 आपका I है माइनस 2 इंटू
जे 1 है इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक। मीन्स आपका हो जाएगा 2 मीन्स 2 0, 0/2 विच इज इक्वल टू 0। अगर हमको a22 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 2 निकालना हो तो i कितना था 2 माइनस j भी 2 है तो इसका 2 इंटू 2 कर देंगे स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मीन्स 2 माइनस 4 यानी कि आपका हो जाएगा -2, उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 मीन्स 2। अब हमको सारा एलिमेंट पता चल गया कि नहीं। अब यहाँ से a लिख लीजिए आसानी से, इजी क्वेश्चन है। a फर्स्ट आएगा a11 मीन्स 1/2, a12 9/2 और आपका यहाँ पे a21 तो a21 कितना है 0, a21 ले लीजिए 0 एंड a22 यहाँ पे देख लीजिए a22 2 है तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2, ठीक। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बहुत सारा देखने को मिलेगा, यानी कि 1/2, 9/2 एंड 0 एंड 2, ठीक। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये चेंज कर लेते हैं। देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, एक एक करके डिस्कस करेंगे, मजे से डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझते चलेंगे, ठीक। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें पहला मैट्रिक्स आपका होता है रो मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं एक एक करके सारा मैट्रिक्स हम डिस्कस कर देते हैं। फर्स्ट में होता है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ठीक। रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि द मैट्रिक्स, यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, इजी है समझ में आ जाएगा। द मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, जैसे मान लीजिए हम इसको ऐसे लिख दें, कोई मैट्रिक्स इस एग्जांपल में हम ले लेते हैं a विच इज इक्वल टू बी 1 2 3 4 ऐसे ले ली, तो इसमें रो कितना है 1 ही है ना, R1, इसके अलावा कोई रो नहीं है। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। यहाँ पे कॉलम कुछ भी हो सकता है, यानी कि एंड तक जा सकता है कॉलम। तो अगर हमको इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखना हो रो मैट्रिक्स का कॉम्पैक्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा a, देखिए a विच इज इक्वल टू बी a, यहाँ पे i की जगह पे आप 1 भी ले सकते हैं, 1j और यहाँ पे 1 क्रॉस में n, यहाँ पे i भी लिख सकते हैं या 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास रो एक ही है ना, तो i तो चेंज होगा नहीं, एक ही रहेगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म इसको। अब सेकेंड देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स, इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, वैसा मैट्रिक्स जहाँ पे केवल एक ही कॉलम होगा, यानी कि द मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, ठीक। कॉलम, यहाँ पे कॉलम्स नहीं है, कॉलम है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, उसमें हमको दिया गया है यहाँ पे 1 2 3 ऐसे है, यानी कि सिर्फ एक ही कॉलम है ना C1, रो हमारा m तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, रो मेरा m तक जा सकता है, लेकिन कॉलम एक ही होना चाहिए, ठीक। चलिए अगर हमको इसका एक्सटेंडेड फॉर्म लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सॉरी कॉम्पैक्ट फॉर्म। इसे अगर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखें तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं a सच डेट a i, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 या j ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे m क्रॉस 1, यानी कि 1 मेरा कॉलम और m रो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब थर्ड में आते हैं, अब देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं, समझिएगा। A matrix in which, या the matrix has in which लिख देते हैं, the matrix in which number of rows and number of columns are equal, और मान लेते हैं कि इक्वल होगा n के, इससे n, ठीक, is known as स्क्वायर मैट्रिक्स।
मीन्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम हो जाए तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ए मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें है 2 3 0 0 1 1 4 2 2, या 0 ही ले लेते हैं, ठीक। अब इसमें रो देखिए तो रो कितना है 1 2 और 3, यानी कि 3 रो है, और कॉलम कितना है 1 2 3, यानी कि कॉलम मेरा 3 है, रो भी 3, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, और कॉलम भी 3 हो गया। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो रहा है कि नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। इसका अगर हमको निकालना हो जनरल या कॉम्पैक्ट फॉर्म तो कैसे होगा, ए विच इज इक्वल टू बी, यहाँ पे ए आई जे और एन क्रॉस एन। एक और बात बोल सकते हैं कि आपका नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ, या एन क्रॉस एन ही ले लीजिए, यानी कि रो और कॉलम दोनों इक्वल हो जाए, तो इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक। चलिए अब थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड हो गया ना, फोर्थ देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए, पेज चेंज कर लेते हैं। फोर्थ में आपका आएगा डायगोनल मैट्रिक्स। एक एक करके देख रहे हैं और ऑर्डर वाइज देख रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पे अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लिए तो इसका मतलब कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर होगा, ठीक। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, या ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो कि डिफाइंड है ए आई जे एन क्रॉस एन, ठीक। इज कॉल्ड, डिफिनेशन पहले लिख देते हैं, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स matrix if all the element except diagonal element except those in the leading diagonal, इसको बताते हैं क्या होता है। लीडिंग डायगोनल, all the element except those in the leading diagonal are जीरो, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ए आई जे 0 हो जाए फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। इसको समझते हैं, अभी समझते हैं क्या होता है, ठीक। तो उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स दिया गया है ए, और उसमें है मेरा 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ऐसे है, ठीक। तो इसे प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। इसको प्रिंसिपल डायगोनल किसको बोलते हैं, जो एकदम डायगोनली हो, इसको प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। तो यहाँ पे लीडिंग डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा 2 6 0। तो डायगोनल मैट्रिक्स बोलता है कि इस लीडिंग डायगोनल को छोड़ करके जितना भी एलिमेंट है सब 0 हो जाए। मीन्स यहाँ पे 3 भी 0 हो जाए, 4 भी 0 हो जाए, 7 भी 0 हो जाए, 9 भी 0 हो जाए, 8 भी 0 हो जाए एंड 5 भी 0 हो जाए। लेकिन लीडिंग डायगोनल को छोड़ करके जितना एलिमेंट दिया गया है सब अगर 0 हो जाए तो उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। आसान है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। चलिए यहाँ पे लीडिंग डायगोनल एलिमेंट ध्यान देना है क्या होता है, और डायगोनल मैट्रिक्स जो आप देख ही रहे हैं इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक। चलिए एक और तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। कहीं कि क्वेश्चन में आपको दे दिया गया रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। तो मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर n क्रॉस n है, स्क्वायर ही है ना, मान लेते हैं कि n क्रॉस n का है, ऑर्डर n क्रॉस n है, ठीक। तो अगर हमको डायगोनली एलिमेंट पता चल जाए, यानी कि मान लीजिए ई वाला एलिमेंट, इस मान लीजिए D1 हो जाए, D2 हो जाए, D3 हो जाए एंड सो ऑन, ऐसे चलते हैं कहाँ तक, n तक, ठीक। D1 D2 D3 एंड Dn। हमको सिर्फ डायगोनली एलिमेंट पता चल जाए तो उसको एक और तरीके से लिखते हैं, इसको इस मैट्रिक्स को एक और तरीके से लिखते हैं। कैसे, डी आई और यहाँ पे ए जी लिख दीजिए और ए से लिख दीजिए, D2 D3 एंड सो ऑन आपका Dn तक चला जाएगा। मीन्स अगर हमको एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमको मैट्रिक्स ऐसे दिया गया है ए विच इज इक्वल टू बी 2
0 0 2 0 0 एंड 3, सॉरी यहाँ पे 0 1 0 एंड 0 यहाँ भी है, यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे मान लीजिए 5, ठीक, ऐसे दिया गया है। तो इसको ऐसे लिख दें या इसको ऐसे लिख दें, दोनों का मतलब सेम ही होगा। तो ऑब्जेक्टिव में दे सकता है ऐसा, 2 दे दिया, 1 दे दिया और 5 दे दिया, यहाँ पे DIG दे दिया, DIAG। तो इसका मतलब भी डायगोनल एलिमेंट होता है, जिसमें डायगोनली जो है एलिमेंट है 2 1 और 5 है। तो यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन में दे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो कंफ्यूज नहीं है, ठीक। चलिए डायगोनल एलिमेंट हो गया। अब बात करते हैं आपका स्केलर मैट्रिक्स। इसी का मान सकते हैं कि बाल बच्चा है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक। देखते हैं क्या होता है, इसका भी डिफिनीशन लिख देते हैं और उसके बाद समझते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जो कि डिफाइंड है मेरा AIJ, अब तो ये तो याद हो गया होगा, n क्रॉस n इज कॉल्ड स्केलर SCALAR स्केलर मैट्रिक्स इफ पहला कंडीशन देखिए क्या होगा, AIJ इक्वल टू 0 फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J। मीन्स स्केलर होगा, उससे पहले इसको डायगोनल एलिमेंट होना, डायगोनली मैट्रिक्स होना पड़ेगा, ठीक। और सेकेंड देखिए AII विच इज इक्वल टू C, यानी कोई कांस्टेंट हो फॉर ऑल I, एंड जो डायगोनल में है वो 0 नहीं, सारा 0 नहीं होना चाहिए। मतलब बोल क्या रहा है स्केलर मैट्रिक्स कि सबसे पहले उसको डायगोनल बनाइए। मीन्स एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैट्रिक्स ए हमको दिया गया, ऐसे दिया गया है, अगर 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2, इसको लेते हैं। तो ये तो पहले देखिए ये स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनली को छोड़कर सारा 0 है ना, तो स्केलर भी है। अब डायगोनली तब होगा जब यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल पे सेम हो जाए, मतलब ये जो एलिमेंट है सब सेम हो जाए, कोई कांस्टेंट या फंक्शन भी ले सकते हैं। तो ये जो डायगोनली दिया गया है सब सेम हो जाए, तो उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक। स्केलर मैट्रिक्स यानी कि जो डायगोनल पे दिया गया सब एलिमेंट सेम हो जाए। चलिए अब एक और बात, अब देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी का मान सकते हैं अभी बाल बच्चा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आसान है, इसको भी देख लेते हैं एक बार क्या होता है। अब इसको हम इसका डिफिनीशन नहीं लिखते, इसको ऐसे ही समझते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनली एलिमेंट होता है वो आपका 1 हो जाता है, यानी कि वैसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके केस में डायगोनली एलिमेंट 1 हो जाए उसको बोल देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ से देखिए ना, सारा 1 हो गया ना, तो इसको बोल देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मीन्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनली एलिमेंट 1 हो जाए और अदर एलिमेंट 0 हो जाए, इसको एक और नाम से बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक। चलिए एक और आता है जीरो मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स, उसको भी देख लेते हैं। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है कि जितना एलिमेंट दिया गया सब 0 हो जाता है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, मीन्स टोटल एलिमेंट जो है वो सारा 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हमको इसमें ऑर्डर निकालना हो, जैसे मान लीजिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखते हैं, इसको ऐसे भी बोल देते हैं I3, मीन्स उसका ऑर्डर हमको पता चल जाए तो उसको हम I और 3 लिख देंगे, तो पता चल जाएगा कि वैसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 हो। जैसे मान लीजिए हमको दिया गया है I4, यानी कि वैसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 4 हो, तो इसको ऐसे कहीं कि रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ध्यान में रखना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं एक और डिफिनीशन, इजिली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नल मैट्रिक्स हो गया, अब देखते हैं ट्रायंगुलर में अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, इसका डिफिनीशन देखते हैं। स्क्वायर ही होगा सबसे पहले, स्क्वायर मैट्रिक्स A which is given to be AIJ is called upper triangular matrix
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ aij which is equal to 0 for all I greater than j। देखते हैं ये क्या बोल रहा है, इजी है समझने में, कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉर ऑल i ग्रेटर देन इक्वल टू j। एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ए मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो बोलता है, इसको समझना है, इसको समझिए क्या बोल रहा है, i ग्रेटर देन j, यानी कि वैसा मैट्रिक्स, ये जो हम एग्जाम्पल लेते हैं उसको थोड़ा देखिए क्या ले रहा है। मान लीजिए 0 0 0 हो जाए, यहाँ पे मान लीजिए 2 हो जाए, यहाँ पे 0 हो 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं आपका 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, ठीक। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमको क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला सारा एलिमेंट को 0 कर देना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल है, उसके नीचे वाला सारा एलिमेंट ही 0 हो जाएगा, ठीक। और जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो नॉन 0 होना चाहिए, ये वाला, ठीक। इसमें 1 2 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारा 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्लियर हो गया ना। इसमें होता यही है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे वाला सारा एलिमेंट 0 हो जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। चलिए आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब देखते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें ज़्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। इसी केस में क्या हो जाएगा, जो प्रिंसिपल डायगोनल है यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, उसके ऊपर वाला सब 0 हो जाएगा। मीन जैसे मान लीजिए 1 0 0 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे मान लीजिए 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 3 और 4 है, ठीक। तो वैसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल जो डायगोनल है, यहाँ पे इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा, तो प्रिंसिपल डायगोनल ये है ना। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला सारा एलिमेंट 0 हो जाए, इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका यूज आएगा सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक में भी आ सकता है, मतलब आगे इसका यूज आएगा, देखेंगे कैसे। चलिए अपर और लोअर ट्रायंगल, इसको ऐसे लिख देते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म ए मैट्रिक्स ए विच इज डिफाइंड है मेरा ए आई जे और n क्रॉस n ही है, तो इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर कब, जब आपका एक सेकंड, हाँ कब बोलेंगे, जब ए आई जे 0 हो जाए फॉर ऑल आई लेस देन जे, इसको याद रखें, आई लेस देन जे, ठीक। तो अपर ट्रायंगुलर भी हो गया, लोअर ट्रायंगुलर भी हो गया। अब एक और देखते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इसका बहुत यूज है, मतलब 5.1 अगर हम कर रहे हैं एक्सरसाइज आर डी शर्मा का, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, और ये है तो इजी है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स, हमको इसमें 2 मैट्रिक्स की बात होगा, 2 मैट्रिक्स। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, डिफिनीशन पहले लिख लेते हैं, एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए मेरे पास है एक मैट्रिक्स, डिफिनीशन ले लेते हैं पहला, टू मैट्रिसेस A which is given to be A I J and M cross N, and second में आपका है B which is given to be B I J and ये आपका है R cross X, ठीक, R cross S, R इक्वल इफ, यहाँ पे एक और बात, मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, इसमें समझ, यहाँ पे हमको पहले बोलना चाहिए था मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता है, क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म होता है मैट्रिसेस। एक सेकंड यहाँ पे हम लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा ना। मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म होता है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि यहाँ पे कहीं कहीं मैट्रिक्स लिख रहा है, कहीं कहीं मैट्रिक्सेस लिख रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसी का प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक। चलिए इसका देखते हैं डिफिनीशन। तो फर्स्ट क्या बोलता है, फर्स्ट इसका कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, टू मैट्रिक्स दिस एंड दिस आर इक्वल इफ ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक।
यानी कि अगर हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं सेम होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज इन ए विच इज इक्वल टू बी नंबर ऑफ रोज इन बी। यहाँ पे अगर हम एम रो लिए हैं तो यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि एम इक्वल टू, या इसका रो है आर, तो एम इक्वल टू आर। ठीक, चलिए अब बात करते हैं रो हो गया ना कॉलम की। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए विच इज इक्वल टू बी नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। यानी कि यहाँ पे अगर कॉलम इसका n है और इसका s है तो n इक्वल टू s होगा। तो ऑर्डर, पहला कंडीशन के ऑर्डर सेम होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन क्या है कि इसको समझिए, ए आई जे विच इज इक्वल टू बी बी आई जे। मीन्स इसको हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से। फॉर आई इक्वल टू 1 2 एंड m तक, एंड आपका j हो जाएगा 1 2 एंड n तक। ठीक, इसको देखते हैं क्या बोल रहा है सेकेंड वाले को। मीन्स हमारा जो मैट्रिक्स दिया रहता, मैट्रिक्स उसके पोजीशन में जो A11 पोजीशन है, तो A11 पोजीशन जो है वो यहाँ पे अगर B मैट्रिक्स है तो उसमें B11 पोजीशन पे है, दोनों सेम होना चाहिए। यानी कि ऐसे मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स A है 2 4 6 2 0 1 है। ठीक, एंड B मेरे पास मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ही होगा। ठीक, और इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 ही होना चाहिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 ही होना चाहिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, और ऐसे होना चाहिए। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो पोजीशन इस पे होगा वही वाला एलिमेंट इसी के पोजीशन पे होगा, उसी के पोजीशन में। ठीक, चलिए ऐसे। अब इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जो कि बोर्ड में आया है। एक क्वेश्चन करते हैं, तगड़ा क्वेश्चन, और उसके बाद से एक्सरसाइज जब करेंगे तब हम क्वेश्चन देखेंगे। इफ मैट्रिक्स x माइनस वाई, इसमें एलिमेंट है 2x प्लस जेड एंड 2x माइनस वाई एंड आपका 3z प्लस डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू बी -1 5, यहाँ पे -1 है, 5 है, और यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे आपका 13 है। और बोल रहा है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो फाइंड x y z एंड w। इस तरह का बहुत सारा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फाइंड x y z एंड w। तो इसमें हमको क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि इसका ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो इसका ऑर्डर देखिए 2 क्रॉस 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, यानी कि दोनों सेम है। चलिए फर्स्ट हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब देखना है कि ये जो पोजीशन है ना, इसके पोजीशन वाला इसके इक्वल है या नहीं, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू -1 होगा, एंड 2x प्लस जेड विच इज इक्वल टू 5 होगा, एंड 2x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 0 होगा, एंड 3z प्लस डब्ल्यू विच इज इक्वल टू 13 होगा। ठीक, यानी कि इस पोजीशन पे जो है ई वाला पोजीशन पे और ई वाला पोजीशन पे दोनों सेम ही होगा, और इधर ई वाला पोजीशन होगा और ई वाला पोजीशन दोनों सेम ही होगा। ठीक, अब हमारा इक्वेशन बन गया, और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसको और इसको, इसमें से इसको घटा लेते हैं, इसमें से इसको, तो y देखिए क्या होगा, x आ जाएगा, सॉरी x आपका 1 आ जाएगा, और x1 इसमें रख दीजिए, तो यहाँ से y कितना आ गया 2 आ गया, x1 और y2। अब इसमें रख देते हैं x1 ला करके हम इसमें रख देते हैं, यानी कि 2 × 1 प्लस जेड इक्वल टू, अगर 5 है इसको ले रहे हैं तो z बराबर क्या आ जाएगा 5 - 2 यानी कि 3। अब z बराबर 3 इसमें रख दीजिए, तो w क्या आ गया 9 हो गया इधर, और इधर 13 है तो इधर घट जाएगा, तो w विच इज इक्वल टू बी 13 - 9 विच इज इक्वल टू बी 4, मीन्स w आपका आ गया 4। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में हमको चेक करना है कि सबसे पहले उसका ऑर्डर क्या है, और सेकेंड चेक करना है कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, यानी कि जो मैट्रिक्स फर्स्ट है उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, और जो मैट्रिक्स सेकेंड है उसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, वो दोनों सेम ही पोजीशन पे होना चाहिए। ठीक, यही दो हमको बेसिकली चेक करना है। ठीक, चलिए यहाँ तक कंसेप्ट था 5.1 का। तो 5.1 आप लोग सॉल्व कीजिए लो, नेक्स्ट वीडियो में उसका हम सोल्यूशन देखेंगे। ठीक, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।